एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BPSE 143 भारत में राज्य राजनीति। पेपर कोड जरूर मैच कर लीजिएगा। जून सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। अभी तक अगर आपने इस पेपर कोड का कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करना है। और अगर आपको लिंक नहीं भी मिलता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं shop.hindustanknowledge.com। इस पे सर्च करेंगे, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। आपको सिंपली यहाँ पर जाना है और अपना पेपर कोड सर्च करना है, जो भी जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए। तो कुछ इस तरीके का इसमें आपके सामने सारे पेपर्स खुल जाएंगे। आपको जो भी चाहिए आप इनमें से ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं 9580023321 पर। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। ठीक है, आज का जो हमारा पेपर कोड है जरूर मैच कर लीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, और इसको हाईलाइट कर देती हूँ मैं। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, भारत में संघवाद की कार्यप्रणाली की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो हमें भारत की संघवाद जो है उसकी कार्यप्रणाली का वर्णन करना है। हमेशा अपने क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में लिखेंगे। सबसे पहला लिखेंगे प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, दूसरा मेन बॉडी यानी मुख्य बिंदु, और उसके बाद आते हैं निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। आपको 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना का भूमिका, प्रस्तावना या किसी भी नाम से जान सकते हैं, परिचय भी कह सकते हैं। भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है। यहाँ विभिन्न भाषाएं, धर्म, संस्कृति और परंपराएं पाई जाती हैं। इतने बड़े देश का प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत ने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। यानी इतना बड़ा भारत जो है विभिन्नताओं से भरा हुआ है। इतने धर्म, जाति, लोग, जनसंख्या है इतनी ज्यादा कि इतनी सारे धर्म, जाति, लोग के यहाँ पे लोग रहते हैं। इसको पूरे प्रशासन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए भारत ने संघीय व्यवस्था को अपनाया है। संघवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य के बीच विभाजित होती है। भारत का संविधान दोनों स्तरों की सरकारों के अधिकार और जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। यानी भारत की जो संघीय व्यवस्था है इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है और दोनों स्तरों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से दिखाता भी है, निर्धारित भी करता है। संघवाद का अर्थ क्या है? तो संघवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता एक स्तर पर केंद्र ना होकर विभिन्न स्तरों में बटी होती है। यानी बहुत सारे स्तरों में ये बटी होती है। भारत में मुख्य रूप से 2 स्तर है। पहला है केंद्र सरकार और एक है राज्य सरकार। केंद्र जो पूरे देश के लिए यानी पूरे राष्ट्र के लिए कार्य करती है, और राज्य सरकार जो देश के राज्य होते हैं उनके लिए कार्य करती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर भी पंचायती राज संस्थाएं और नगर निगम भी कार्य करते हैं। इसमें लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जाता है। यानी हम देखते हैं कि जो सरकारें हैं वो 2 स्तरों में विभाजित है। उसके बाद भी राज्य के नीचे जब हम बोलते हैं कि राज्य किससे बना है, गांव से बना है, तो वो छोटे छोटे जो गांव आते हैं, शहर आते हैं, उनके लिए पंचायती राज संस्था और नगर निगम का भी व्यवस्था की गई है। भारत में संघवाद की मुख्य विशेषताएं, पहला है शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों को 3 अनुसूचियों में बांटा गया है। संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समृद्धि सूची, जिसमें विषय के निर्धारित किए गए। संघ सूची में विषय होते हैं रक्षा, विदेशी नीति, मुद्रा, रेलवे इत्यादि विषय होते हैं। राज्य सूची में पुलिस, केंद्रीय स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन जैसे विषय आते हैं। और समृद्धि सूची में आते हैं शिक्षा, वन विभाग, वन श्रम कल्याण इत्यादि विषय, जो केंद्र और संघ में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकार बनाती है राज्य स्तर पर, और राज्य सूची में और समृद्धि सूची में दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर विवाद की स्थिति बनती है तो ऐसे में केंद्र को प्राथमिकता दी जाएगी।
इस प्रकार दोनों स्तरों की सरकार अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती है। लिखित और सर्वोच्च संविधान। भारत का संविधान लिखित है और यह केंद्र और राज्यों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। कोई भी सरकार संविधान के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। यानी हम देखते हैं कि संविधान जो है पूरे राष्ट्र को चलाने का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। यदि केंद्र और राज्य सरकार के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसके समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। यानी हम देखते हैं कि न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है और अगर केंद्र राज्य के बीच में कोई भी विवाद या कोई भी विवाद का विषय बनता है, जैसे समृद्धि सूची के किसी विषय पे विवाद होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला करती है, उसका समाधान करती है। इससे संघीय व्यवस्था संतुलित बनी रहती है। इससे क्या होता है कि व्यवस्था भी खराब नहीं होती और अराजकता वगैरह नहीं फैलती है। वित्तीय संबंध। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा जो है वो किया जाता है। करों से प्राप्त आय करों का जो यानी जो हमें टैक्स मिलता है उसके द्वारा जो भाग है वो राज्यों को दिया जाता है। फाइनेंशियल कमीशन द्वारा जो है समय समय पर वित्तीय विवरण से संबंधित सिफारिश करते रहते हैं। यानी फाइनेंस कमीशन जो है समय समय पर वित्तीय विवरण करता रहता है, यानी राज्य को केंद्र को जो पूंजी है वो विभाजित करता रहता है। भारत में संघवाद की कार्यप्रणाली। भारत में संघवाद सहयोग और समन्वय के आधार पर कार्य करता है। यानी हम देखते हैं कि भारत का जो संघवाद है वो समन्वय और सहयोग पर कार्य करता है। केंद्र और राज्य सरकारें विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य क्षेत्रों से मिलकर काम करती है। यानी विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मिलकर काम वो करते हैं। कई राष्ट्रों में योजनाओं पर लागू करने में दोनों सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार हम देखते हैं कि दोनों यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर, जैसे कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी था जिसपे केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर काम किया, यानी ऐसे विषय भी हैं जिनपे दोनों ने मिलकर काम किया है। अगर आप उदाहरण से क्वेश्चन को लिखेंगे तो और भी ज्यादा निखर कर आएगा, इसलिए आप उदाहरण जरूर डाला कीजिए। सहकारी संघवाद भारत में संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें केंद्र राज्य मिलकर देश के विकास के लिए कार्य करते हैं। वर्तमान समय में विभिन्न परिषद और बैठक के माध्यम से राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। यानी सहकारी संघवाद जो है ये संघीय व्यवस्था का बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है और इसमें दोनों ही मिलकर कार्य करते हैं। इसमें बैठकें होती है, राज्य को भी भागीदारी मिलती है, यानी राज्य को पीछे नहीं रखा जाता, राज्य को भी बराबर भागीदारी दी जाती है। संघवाद की चुनौतियां, यानी जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं तो हमें उसके क्यों, क्या, कैसे, सबका जवाब के साथ साथ हमें संघवाद की दोनों तरफ देखना होता है कि उसके सकारात्मक पहलू क्या है, उसके नकारात्मक, यानी इसके समय जो चुनौतियां जो सामने आई वो क्या थी। भारत में संघवाद की कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जैसे केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों को लेकर विवाद, वित्तीय संस्थानों के वितरण में समस्या और क्षेत्रीय असमानता और कई बार राजनीतिक मतभेद भी देखने को मिलता है। फिर भी संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाएं इन समस्याओं के समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निष्कर्ष पर आते हैं। भारत में संघवाद देश का एकता और विविधता दोनों को बनाए रखने का प्रभावी माध्यम है। ये केंद्र और राज्य की भी शक्ति को संतुलित करता है, सुनिश्चित करता है। संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका और सहकारी संघवाद की भावना भारत की संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाती है। संघवाद के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है और राष्ट्रीय एकता और विकास को भी बढ़ावा मिलता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला है, भारत में पंचायती राज के लिए संवैधानिक प्रावधानों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश, यानी हमें इसमें जो भारत है उसकी पंचायती व्यवस्था के संवैधानिक प्रावधान का वर्णन करना है और इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, यानी प्रस्तावना शुरू करेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ लोकतंत्र की सफलता जनता की भागीदारी पर निर्भर करती है, यानी पूरी सरकार जो है जनता पर निर्भर होती है, जनता द्वारा ही सरकार बनाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शासन और विकास कार्यों में सीधे शामिल होने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। यानी हम देखते हैं कि छोटे से लेकर बड़े स्तर तक, यानी केंद्र यानी एक गांव से लेकर केंद्र यानी पूरे देश तक भी
पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। जैसे गांव में पंचायत व्यवस्थित की गई है, वैसे केंद्र सरकार पूरे देश के लिए व्यवस्थित की गई है। पंचायती राज संस्थाएं स्वशासन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसके माध्यम से गांव के लोग अपने क्षेत्र के विकास संबंधी निर्णय स्वयं लेते हैं। यानी पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गांव के लोग इकट्ठा होकर पंचायत करते हैं और अपने समस्याओं का निवारण भी करते हैं। कई ऐसी समस्याएं भी होती हैं, जैसे पानी या किसी और अन्य मुद्दे पे कोई समस्या है तो उसके लिए भी पंचायती राज काम करती है। पंचायती राज संवैधानिक दर्जा देने के लिए 1992 में 73वें संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। यानी पंचायती राज की जो स्थापना है संवैधानिक दर्जा इसे मिला था 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 24 अप्रैल 1993 में यह लागू किया गया था और इसके द्वारा संविधान के भाग 11 में इसे जोड़ा गया था। पंचायती राज संस्थाओं को कानून तथा संवैधानिक आधार प्राप्त हुआ है। पंचायती राज की प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। 73वें संशोधन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 3 तरीके की स्तर पर पंचायती राज संस्थान की स्थापना की गई थी। पहला था ग्राम पंचायत जो गांव के स्तर पे काम करती थी, पंचायत समिति या क्षेत्र समिति जो खंड या ब्लॉक स्तर पे काम करती थी, और जिला परिषद जो जिला स्तर पर काम करती थी। यह व्यवस्था स्थानीय स्वशासन को अधिक प्रभावी और लोकतंत्र बनाती है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा की स्थापना। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की आधारभूत इकाई है। ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क मतदाता सदस्य होते हैं। यानी गांव के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो मतदान देने के सदस्य होते हैं, मतदान दे सकते हैं। यह पंचायती के कार्यों की समीक्षा करती है तथा विकास योजनाओं के लिए भी विचार करती है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नियमित चुनाव। संविधान के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में करवाए जाते हैं। यानी जैसे केंद्र के बहुत सारे चुनाव जो है 5 वर्ष में किए जाते हैं, ऐसे ही ये भी 5 वर्ष में किए जाते हैं। यदि किसी पंचायत में समय से पहले भंग कर दिया जाता है तो 6 महीने में पुनः चुनाव करवाए जाते हैं। किसी भी वजह से जो है अगर सरकार मतलब पंचायती व्यवस्था खराब हो जाती है तो इस स्थिति में भंग हो जाती है तो इस स्थिति में 6 महीने में पुनः चुनाव करवाया जाता है। अगला है संरक्षण की व्यवस्था। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों को आरक्षण के प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण किया गया। यानी कुछ जो पिछड़े वर्ग थे उनके लिए कुछ आरक्षण के भी कार्य किया गया है जिससे लोगों की भागीदारी जो है समानता मिले, न्याय मिले उन लोगों को भी जो थोड़े से पिछड़े रह गए थे, जैसे एससी एसटी के लिए आरक्षण। कुल सीटों के अध्यक्ष पदों में कम से कम 1/3 यानी 33% महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। महिलाओं को आरक्षण जो दिया गया है वो 1/3 यानी 33% दिया गया है। इसमें कई राज्यों में महिलाओं को 50% तक भी आरक्षण यहाँ हमें देखने को मिलता है। राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों की स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी का प्रावधान किया गया था। यह आयोग पंचायत चुनावों का संचालन और निगरानी करता था। यानी राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी जो मुख्य रूप से पंचायत के चुनाव और जो संचालन है उसका निर्धारण करता था। ठीक है। राज्य वित्त आयोग। पंचायतों की आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता था। यानी प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन होता था। यह आयोग जो है यह आयोग राज्य सरकार को पंचायतों के वित्तीय सहायता और साधनों का विवरण उनको संबंध सुझाव देता था। यानी कैसे कैसे संसाधनों को विभाजित करना है, विवरण करना है, उसके बारे में बताता है। कार्य एवं अधिकार। संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को शामिल किया गया है और जिन्हें पंचायतों को सौंपा जा सकता है। इसमें कृषि, सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पशु, ग्रामीण विकास जैसे विषय शामिल है। जो संविधान की 11वीं सूची है उसमें इसे रखा गया है और 29 विषय इसमें रखे गए हैं जिसे पंचायत कार्य कर सकती है, जैसे कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, ग्राम सड़कें हो गई, शिक्षा, पेयजल इत्यादि जो भी है उन पर। अगला है वित्तीय अधिकार। पंचायतों को स्थानीय कर, शुल्क और फीस लगाने का तथा राज्य सरकार को अनुदान प्राप्त करने का अधिकार भी दिया गया है।
इससे वे विकास कार्यों में धन जुटा सकते हैं, यानी कर के द्वारा ही घर थोड़ा सा धन जुटा सकते हैं और अधिक काम गांव या ग्राम स्तर पर कर सकते हैं। पंचायत राज का महत्व। पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है। यह स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर करने में सहायक होती है। यानी पंचायती राज व्यवस्था जो है गांव को बहुत प्रभावित करती है। ये मतलब जन जन की समस्या का समाधान करने में भी सहायक होती है। इससे जनता की भागीदारी बढ़ती है, महिला और कमजोर वर्ग का भी नेतृत्व का अवसर मिलता है और ग्रामीण विकास भी बहुत तेजी से होता है। अगला इंपॉर्टेंट है निष्कर्ष। सॉरी फॉर दिस, ये निष्कर्ष है, ये प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रश्न नहीं है, प्रश्न अगला है, ये निष्कर्ष ही है। ठीक है, मैं इसे बोल दूंगी करेक्ट करने के लिए और बाद में नहीं भी होता है तो आप इसे समझ जाइएगा कि ये निष्कर्ष है, प्रश्न नहीं है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण उदाहरण है। 73वें संशोधन द्वारा पंचायती संवैधानिक दर्जा दिया गया था, अधिक शक्ति और उत्तरदायी बनाया। यह व्यवस्था ग्रामीण जनता को शासन में भागीदारी और अवसर प्रदान कराती है तथा गांव और सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए पंचायती राज जो है भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव है। यानी हम देखते हैं कि पंचायत जो है भारत की एक नींव की तरह काम करती है। एक संवैधानिक दर्जा इसे 73वें संशोधन के द्वारा इसे मिला गया था और इसमें कुल 29 विषय आते हैं। ये गांव यानी जन जन की जो भागीदारी है वहां से सुनिश्चित करके ऊपर तक ले जाती है। यानी पहले एक गांव लेवल पर, फिर ग्रामीण, ब्लॉक और जिला, फिर राज्य से केंद्र तक यह जाता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। केंद्र और राज्य के बीच, अगले क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन में संक्षेप। यानी केंद्र और राज्य के बीच जो भी शक्तियां विभाजित हुई हैं, विधायी शक्तियां यानी कानूनी शक्तियां, यहाँ विधायी का मतलब कानूनी है, उनको बताना है। हमेशा इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। भारत एक संघीय यानी फेडरल शासन व्यवस्था वाला देश है जहां शासन की शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बटी हुई है। यानी जो हमारा भारत है वो संघ यानी फेडरल शासक है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां बटी हुई हैं। संविधान निर्माता ने एक व्यवस्था इसलिए बनाई थी ताकि पूरे देश में एकता बनी रहे, साथ ही राज्यों को भी अपने स्थानीय मामलों पे प्रबंधन करने की स्वतंत्रता मिले। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि राज्य को भी ये ना लगे कि केंद्र उन पर जोर जबरदस्ती कर रहा है, राज्य भी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और एकता देश में बनी रहे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 और 255 में 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन का प्रावधान दिया गया है। यानी इस भारत का जो संविधान है इसके अनुच्छेद 245 और 255 में हम देखते हैं कि 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। जो भी सरकारी व्यवस्था है, हमारी पूरी जो व्यवस्था है संविधान से ही चलती है, सब कुछ लिखित रूप में उपलब्ध है। विधायी शक्तियों का आधार। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 विषयों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समृद्धि सूची, जो हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखी थी। इन्हीं सूचियों के आधार पर केंद्र और राज्य कानून पर कार्य करते हैं। आइए इन सूचियों को थोड़ा डीप एनालाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेते हैं, मतलब थोड़ा सा और गहराई से। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व में विषय शामिल होते हैं। इन विषयों में केवल संसद या केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, उन्हीं को अधिकार होता है। संघ सूची में कुल 100 विषय होते हैं। इसके प्रमुख विषय हैं जैसे रक्षा, देश की रक्षा का कार्य केंद्र के हाथ में है। विदेशी मंत्रालय, रेल मार्ग, डाक, मुद्रा, बैंकिंग, नागरिकता, परमाणु ऊर्जा, इन मुद्दों पर राज्य कानून नहीं बना सकते हैं, केवल केंद्र के हाथों में यह होता है। इन विषयों पर पूरे देश में समान कानून आवश्यक होता है, इसलिए इसका अधिकार केंद्र को ही दिया गया है। अगला है राज्य सूची में स्थानीय और क्षेत्रीय महत्व को शामिल किया गया है। इन विषयों पर राज्य विधानमंडल ही कानून बनाता है, यानी राज्य ही कानून बना सकता है, इसमें केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होता है। कुछ उसके इंपॉर्टेंट विषय देख लेते हैं, तो जैसे पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय प्रशासन, भूमि, भू राजस्व और बाजार और मेले, ये कार्य जो है राज्य के अंडर आते हैं। ठीक है, इन विषयों के संबंध में सीधे राज्य से होता है सीधा, और इस प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य को ही दी जाती है। अगला है समृद्धि सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ये विषय वो होते हैं जैसे शिक्षा पर केंद्र सरकार भी नीति बना सकती है, राज्य भी बना सकता है। विवाह, तलाक जैसे मुद्दों पर, वन, जन कल्याण, श्रम कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, आपराधिक कानून पर ही
दोनों विषय कर सकते हैं। यानी कोई ऐसा अपराध जो राज्य से थोड़ा सा ऊपर उठकर आ रहा है उस पर केंद्र भी कानून बना सकता है। यदि किसी विषय में केंद्र राज्य के कानून बनाया गया और दोनों में टकराव होता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र को कानूनी मान्यता दी जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर ऐसा होता है कि कोई विषय ऐसा है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों के बीच में टकराव हो रहा है, ऐसे में जो मान्यता है जो ज्यादा प्रभावी रहेगा वो केंद्र का फैसला रहने वाला है। अवशिष्ट शक्तियां, जो विषय संघ सूची, राज्य सूची और समृद्धि सूची में शामिल नहीं है वे अविशिष्ट विषय कहलाते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ केंद्र के पास होती है। जैसे उदाहरण के लिए साइबर कानून और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े नए विषय, यानी कुछ ऐसे विषय जो सूचना प्रौद्योगिकी या साइबर से जुड़े होते हैं इन पे कानून केंद्र ही बना सकती है जो इन सूची में शामिल नहीं है। विशेष पारिस्थितिकी केंद्र की शक्ति, कुछ विशेष पारिस्थितिकी में केंद्र सरकार राज्य सूची में विषय पर भी कानून बना सकती है। यानी कुछ विषयों में हम देखते हैं कि राज्य के विषयों पर भी केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है। जैसे आपातकाल के समय राज्य या फिर राज्यसभा द्वारा राष्ट्रीय हित की प्रस्तावना पारित करते हुए दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई अनुरोध पर या फिर दो या दो से अधिक कोई राज्य पर अनुरोध हो रहा है उस पर या राष्ट्रीय समझौते पर लागू करना है, तब हम केंद्र जो है इस पे शासन बना सकते हैं। इसमें आवश्यकता पड़ने पर पूरे देश के लिए एक समान नीति जो है लागू की जा सकती है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखिए। भारत में संविधान में केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक शक्तियों में संतुलित विभाजन किया गया है। संघ सूची, समृद्धि सूची और राज्य सूची के माध्यम से दोनों स्तरों की सरकारों के अधिकार निर्धारित किए गए हैं। यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के साथ साथ राज्यों की स्वतंत्रता पर भी सुरक्षित रहती है। यही कारण है कि भारतीय संघ व्यवस्था प्रभावी रूप से कार्य कर रही है और देश की समग्र विकास महत्व, यानी इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी इतना व्यवस्थित क्यों है, क्योंकि ये संघ सूची की ही वजह से। वरना हो सकता था कई बार राज्यों का टकराव बढ़ जाता अगर ये नहीं होता, केंद्र या अपना ज्यादा प्रभुत्व जमा लेता। ऐसी स्थिति में राष्ट्र में अशांति फैल सकती थी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। भारत में आंतरिक प्रवास के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान कीजिए। आंतरिक प्रवास का अर्थ होता है यानी हमें भारत के आंतरिक प्रवास के जिम्मेदार कारकों के बारे में बताना है। इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। आंतरिक प्रवास का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को अपने ही देश के एक से दूसरे स्थान पर जाकर बसना। यानी आंतरिक प्रवास वो होता है जब व्यक्ति किसी और देश में नहीं बसता है और अपने ही देश में किसी और जगह जाके बसता है। भारत की बड़ी संख्या में लोग गांव से शहरों की तरफ जाते हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जिले से दूसरे राज्य शिक्षा, रोजगार, बेहतर जीवन की तलाश में प्रवास करते हैं। आंतरिक प्रवास देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीछे कई आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक और प्राकृतिक कारण इसके जिम्मेदार होते हैं। यानी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लोग रोजगार के लिए जा सकते हैं, शिक्षा के लिए जा सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शहर की तरफ पलायन कर सकते हैं। आइए उन जिम्मेदार कारकों के बारे में बात करते हैं। जैसे रोजगार के अवसर। आंतरिक प्रवास का सबसे प्रमुख कारण होता है रोजगार की तलाश। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित होते हैं, यानी गांव में जो है रोजगार सीमित होता है, इसके लिए लोग शहरों में जाते हैं। जबकि शहरों में उद्योग, व्यापार, निर्माण कार्य बहुत ज्यादा होता है, वहाँ नौकरियां ज्यादा उपलब्ध होती हैं, इससे लोग बेहतर आय और रोजगार पाने के लिए शहरों में प्रवास करते हैं। ठीक है, अगला है शिक्षा की सुविधा। यानी जो अच्छी शिक्षा हमें शहरों में मिलती है वो शायद अभी गांव में उपलब्ध नहीं है, इसलिए लोग बाहर जाते हैं। उच्च शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा के बेहतर अवसर बड़े शहरों में उपलब्ध होते हैं। कई छात्र अपने गांव और छोटे शहर को छोड़कर महानगरों में पढ़ाई के लिए जाते हैं। शिक्षा पूरी करने के बाद वे नौकरी भी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे वे स्थायी प्रवास बाहर, यानी बाहरी शिक्षा प्राप्त करके वो बाहर ही रहने लग जाते हैं, बाहरी काम करते हैं। तो इससे भी वहाँ का जो प्रवास है वहां पर आगे बढ़ता है शहरों की तरफ। बेहतर जीवन का स्तर की इच्छा, यानी लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, बिजली, पानी, संचार व अन्य सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रवास करते हैं। शहरों में आधुनिक सुविधा अधिक
होने के कारण लोग वहाँ बसना पसंद करते हैं। यानी हम देखते हैं कि एक बेहतर सुविधा प्राप्त करने के लिए जो है लोग वहाँ जाते हैं। जैसे कि कई बार हम देखते हैं गांव में बिजली पर्याप्त नहीं होती है, पानी के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, तो ये सुविधाएं शहरों में इतनी अच्छी होती हैं कि वहाँ बिजली नहीं जाती है, पानी तुरंत एक बटन दबाने से ही आ जाता है। इन सुविधाओं के लिए लोग बाहर यानी शहरों की तरफ जाते हैं। कृषि का बढ़ता दबाव, भारत में बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। भूमि का विभाजन होने से खेती योग्य जमीन छोटी हो गई है और सीमित भूमि पर ही परिवार सदस्य रोजगार नहीं मिलता है। यानी कई बार हम देखते हैं कि खेतों उद्योग इतने बढ़ रहे हैं, औद्योगिकरण इतना हो रहा है कि अब उतनी भूमि अब नहीं बची है, तो कृषि पर ही निर्भर है आधे से ज्यादा आबादी जो है, यानी पूरी आबादी हम देखें तो कृषि पर ही निर्भर होती है। वो रोजगार की तलाश में बाहर भागते हैं, फिर वहीं रहने लग जाते हैं। इसलिए लोग कृषि से हटकर अन्य रोजगार की तलाश में जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि जमीन नहीं है, काम नहीं है, तो वो शहरों की तरफ जाते हैं। उद्योगीकरण और नगरीकरण, देश में उद्योग और शहरों के विकास के ने आंतरिक प्रवास को बढ़ावा दिया है। नए उद्योग, फैक्ट्रियां और व्यापारिक केंद्र श्रमिकों और कर्मचारियों को आकर्षित करते हैं। यानी वहाँ के उद्योग, फैक्ट्री, अब हम देखते हैं कि मॉल्स वगैरह लोगों को इतने आकर्षित करते हैं कि लोग अब बाहर ही रहना पसंद करते हैं। इसके कारण बड़ी संख्या में लोग उद्योगों के क्षेत्रों में जाकर बसते हैं, यानी वो कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू जब वो खेतों में काम करते थे। ठीक है, अगला है विवाह। विशेषकर महिलाओं के आंतरिक प्रवास का मुख्य कारण विवाह ही होता है। यानी जो महिलाएं हैं वो विवाह करके दूसरे राज्य में प्रसार करती हैं, तो इसे क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना या एक गांव से दूसरे गांव में शादी होना, इसे भी हम आंतरिक प्रवास ही कहेंगे। महिलाओं के विवाह के बाद महिलाओं को अपने मायके से पति के निवास स्थान पर जाना होता है। भारत में होने वाले कुल आंतरिक प्रवास का बहुत बड़ा हिस्सा विवाह से भी संबंधित होता है। यानी महिलाओं का सबसे बड़ा विवाह, फिर शिक्षा के लिए बाहर जाना, फिर रोजगार के लिए बाहर जाना, इस तरीके से जो है निवास स्थान बदलता रहता है। यानी प्रवास शहरों की तरफ या और भी इधर उधर होता रहता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ पड़ना, सूखा, भूकंप, चक्रवात व अन्य प्राकृतिक आपदाओं के चलते लोग अपने निवास स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है और प्रभावी लोग सुरक्षित क्षेत्र जाकर बच जाते हैं। यानी बहुत सारी ऐसी जगह हम देखते हैं कि जैसे कि बिहार में कोसी नदी जो है उसके कई बार बाढ़ आने की संभावना है, तो वहाँ के लोग कहीं और जाने के बसना पसंद करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जगह है जहाँ सूखा पड़ जाता है, चक्रवात हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोग चाहते हैं कि वह ऐसे स्थान पर अपना घर बसाए, अपना निवास रखें जहाँ पर ऐसी समस्याएं ज्यादा ना हो। आंतरिक प्रवास का एक मुख्य कारण यह भी होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है सामाजिक और पारिवारिक कारण। कई लोग परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहने व सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बेहतर सामाजिक वातावरण की तलाश में प्रसार करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कॉलोनियां बनी होती हैं बाहर, हम देखते हैं कि लोग कॉलोनियों में बसना चाहते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यानी डिपार्टमेंट्स में लोग रहना चाहते हैं। तो क्या सोचते हैं कि एक बेहतर और एक पढ़े लिखे समाज में वो जाना चाहते हैं। तो ऐसा सोचते हैं कि हम अपने लोगों के बीच मतलब अपने मेल जोल के लोगों के बीच जाना चाहते हैं, तो इस हिसाब से वो वहाँ पे प्रसार करते हैं। संयुक्त परिवारों का टूटना और नए अवसरों की खोज भी प्रसार को बढ़ावा देती है। सरकारी नीति और विकास परियोजनाएं, बड़े बांध निर्माण, सड़क निर्माण, खनन परियोजना, औद्योगिक विकास योजनाएं कभी कभी लोगों के विस्थापन का कारण बनती है। ऐसे लोगों को अन्य संसाधनों का पुनर्वसित किया जाता है जिससे आंतरिक प्रवास बढ़ता है। यानी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है सरकारी नीतियों की वजह से भी प्रस्थान करते हैं, अपनी जगह से कहीं और प्रवास करने लगते हैं। जैसे कि अब अगर आप उदाहरण आंसर में देना चाहें तो उदाहरण के लिए आप दे सकते हैं कि जैसे यूपी में अभी एक एयरपोर्ट बना है, तो उसकी जो भी एयरपोर्ट में जगह है, वहाँ के जो निवासी थे उनको दूसरी जगह प्लॉट कटिंग करके वहाँ पे दिया गया, यानी उन्हें वहाँ पे अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ा। अगर आप क्वेश्चन में अपने आंसर के साथ उदाहरण भी ऐड करते हैं तो आपका आंसर और भी ज़्यादा निखर कर आता है, इसलिए आप आंसर में उदाहरण जरूर ऐड किया कीजिए। निष्कर्ष, भारत में आंतरिक प्रवास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी ये लंबे समय से चलती ही आ रही है और अभी भी लोग ऐसा ही करते हैं, जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करती है। यानी रोजगार, शिक्षा, विवाह, औद्योगिकरण जैसे बेहतर जीवन की तलाश चाह में करके मुख्य कारण होते हैं। आंतरिक प्रवास न केवल लोगों को नए अवसर प्रदान करता है बल्कि देश के आर्थिक विकास व सामाजिक परिवर्तन पर भी
भूमिका निभाता है। इसलिए सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो प्रवासियों के जीवन स्तर के लिए बेहतर हों और उनके अधिकारों और सुरक्षाओं को सुनिश्चित करने में सहायक हो। यानी सरकार को भी उन लोगों के लिए सोचना चाहिए ताकि जो वो निवास कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, उनको बेहतर और सुरक्षा और सुरक्षित चीजें और अधिकार उन्हें मिल सके। यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। कोई भी डाउट हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे गेस्ट पेपर्स के लिए विजिट कर सकते हैं, और अगर वेबसाइट नहीं भी मिलती है तो आप इस नंबर से गेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।